हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे विशेष बहुमत के बारे में। ठीक है, हम संविधान के बारे में बात कर रहे थे, हमने साधारण बहुमत के बारे में बात की थी, हमने बात की थी कि संविधान जो है किस प्रकार जीवंत है। ठीक है, जो भी संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये सारी चीज़ें हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं और आज हम बात करेंगे विशेष बहुमत की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं विशेष बहुमत की। देखिए, विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है ना, ये सदन में इसका उपयोग दो कारणों के लिए किया जाता है। मैं आपको दो कारण भी बता दूं। एक तो उस समय किया जाता है जब जो है संविधान में संशोधन करना हो। कब किया जाता है? जब संविधान में संशोधन करना हो। और दूसरा, जब महाभियोग लाना हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो विशेष बहुमत जो है पूर्ण बहुमत और साधारण बहुमत से बिल्कुल अलग होता है, ये चीज़ आप जान लो। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, इसमें सदन के कुल सदस्यों का 2/3, अभी मैं आपको निकालना भी बताऊंगी, इसे 2/3 गिना जाता है। यानी कि किसी भी सदन में कुल सदस्यों की संख्या 2/3 को विशेष बहुमत किया जो है कहा जाता है। ठीक है, इसे निकालने का अगर फॉर्मूला देखें हम, इसे मैं पहले रब कर दूं। हाँ, कुल सदस्यों की संख्या 2/3 होती है। ठीक है, 2/3। अब लोकसभा में सदस्य जो है कितने होते हैं? 543। ठीक है, तो अब 543 का जो है पहले 3 में भाग दे देंगे, बटे 3 कितना आएगा? 181। अब इसी 181 को क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 181 गुणे 2 इज इक्वल टू 362। यानी कि लोकसभा में विशेष बहुमत कितना है? 362। और इसी प्रकार जो है विशेष बहुमत को निकाला जाता है। आइए हम इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बुक से जो है देखते हैं। तो देखिए, चुनाव, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हम इन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब एक बार फिर से याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है। देखिए, सामान्यतः विधायिका में क्या होता है, किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों को साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब आप ये कल्पना करिए कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं और ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं, और अगर इन सदस्यों में कम से कम 124 सदस्य जो है विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो चीज़ों पर नहीं लागू होती, संविधान संशोधन और महाभियोग। तो संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, संशोधन जो है विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की जो है संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरा, संशोधन जो है, ध्यान रखेंगे, संशोधन जो है, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले जो है सभी सदस्यों की 2/3 यानी कि 2/3 होनी चाहिए। और संशोधन जो है विधेयक को संसद के दोनों सदन में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। और कोई भी जो संशोधन होता है ना, कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर विशेष बहुमत का औचित्य क्या है। आप सभी को पता है कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, यानी कि किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है, और अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन आप ये कल्पना करो कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया है। अब इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है चाहिए, तो आप उसी फॉर्मूले के तहत जो है लगा सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया।
इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक जो विधेयक प्रस्ताव में लाया गया है पर पर्याप्त सहमति यानी कि पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो सत्ता में शासन है, जो सत्तारूढ़ दल है, काफ़ी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या फिर अपनी पसंद का विधेयक जो है पारित करा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो उसे जो है कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह जो है संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना ये रहती है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा अंबेडकर जी का भी कथन देख लेते हैं। जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, और यदि वे इतना भी प्राप्त नहीं कर सकते तो यह नहीं समझा जा सकता कि जनसाधारण उनके जो है असंतोष में उनका साथ दे रहे हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है सिर्फ संसदीय बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, वे इस संदर्भ में जनता की राय का भी उल्लेख करते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि बहुमत की धारणा के पीछे जो है जनमत की भावना काम करती है, और जनमत का यही सिद्धांत जो है निर्णय प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब बात यहाँ ये उठ रही है कि राज्यों द्वारा अनुमोदन। अब ये देखिए, संविधान में कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत जो है पर्याप्त नहीं होता। यानी कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से जो संबंधित होते हैं या फिर जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में क्या करना होता है? संशोधन अगर करते हैं तो क्या होता है? राज्यों से परामर्श करना होता है, उनकी सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। ठीक है, पीछे हमने देखा है संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में हमने जो है डिटेल में स्टडी किया है। तो संघीय संरचना का अर्थ क्या हुआ? राज्यों की शक्ति जो है केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, यानी कि संविधान में राज्यों की जो शक्तियां होती हैं इनको सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि क्या जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान के कुछ हिस्सों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा की जाती है। जाहिर सी बात है, जब वो राज्य सूची का विषय है तो जाहिर सी बात है जब आपको उसमें केंद्र सरकार को उसमें संशोधन करना है तो राज्यों की सहमति तो आवश्यक हो ही जाती है ना। अब ये जो प्रावधान बना हुआ है ये राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत ये चीज़ है कि राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अब ये बात सर्वोपरि है, उल्लेखनीय है कि संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफ़ी हद तक लचीला बनाया गया है। यानी कि हम जो है भली भांति देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद, देखिए जो भी शर्तें हैं इनकी कठोरता के बावजूद कि 2/3 जो है होने चाहिए सदस्य, है ना, बावजूद जो है संशोधन करने की प्रक्रिया जो है अव्यवहारिक नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें, इसे संक्षेप में देखें तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है, लेकिन दी तो गई है ना। अब हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर ये सचेत थे कि संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान ना बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे तब छेड़खानी कर सको। जब चाहो भाई हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें इसमें संशोधन करना है, हमें इसमें संशोधन करना है, तो इतना लचीला भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए कठोर के साथ लचीला है, ठीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो भावी पीढ़ियां हैं अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सके। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 2019 को हमारे
2019 को संविधान लागू हुए 69 वर्ष हो गए। 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके हैं, है ना। और संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों की ये संख्या काफ़ी बड़ी मानी जाएगी, है ना। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजहें रहीं, क्या कारण रहे और इसमें जो निहित अर्थ है वो क्या है। ठीक है, अब आइए एक नज़र ये डालते हैं कि संशोधनों के इतिहास पर। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को जो है ध्यानपूर्वक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। अभी हम देखते हैं ग्राफ को भी। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान हुए संविधान संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है और इसमें दिए गए स्तंभ जो है उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। और दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप ये पाते हैं कि 1970 से 90 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए हैं। और दूसरी ओर जो दूसरा ग्राफ है हमें एक और कहानी बताता है। 1974 से 76 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। पुनः 2001 से 3 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। और हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले काल के दौरान क्या हुआ, कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे और ज़्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी वो जो है बहुमत की स्थिति में थी। दूसरी ओर 2001 से 3 के बीच की बात करें तो काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। ये एक ऐसा काल था ना जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी, कहीं पे बीजेपी, कहीं पे कांग्रेस, है ना। तो इस काल की जो है एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए और इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही डिपेंड नहीं करते थे। अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ में और छोटा कर दूं तब आपको समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 दशक के दौरान जो है ये किए गए संशोधन है। और अब यहाँ देखिए ये 10 संशोधनों की अवधि है। ठीक है, अब बड़ा कर देते हैं। देखिए संशोधनों की संख्या को लेकर ना हमेशा ही आलोचना होती रही है और ये कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान में जो है बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 69 वर्षों की अवधि में जो है इस दौरान संविधान में 103 संशोधनों की बात जो है अजीब सी लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से ये पता चलता है ना कि इस संशोधन के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में जो है संशोधनों की एक धारा सी बहने लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि संशोधन के पीछे, ठीक है, संशोधन के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच जो है बहुत मायने नहीं रखती थी, बल्कि ये जो संशोधन थे ये समय की ज़रूरतों के अनुसार किए गए थे। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही थी या फिर जो है संविधान ही बहुत लचीला है? तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप देखिए कि हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती। उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारा जो भारत है जस्ट आज़ाद ही हुआ था, हर चीज़ की कमी थी, उस हिसाब से संविधान बनाया गया, है ना। फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें चेंज होती गई तो संविधान में भी कुछ चेंजेस करने हुए, है ना। अब देखिए संशोधनों की विषय वस्तु। अब तक जो है किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में ऐसे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के थे। ठीक है, और ये जो है संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने में और उनकी व्याख्या करने और छिटपुट संशोधनों से संबंधित हैं। उन्हें जो है केवल तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है ना। वास्तव में जो है वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते। अब देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को देखा जाए तो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। ये कौन सा संशोधन था? 15वां संशोधन। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन जो है 54वां संशोधन था। ठीक है, इन्हीं सब बात के उदाहरण है। और एक अन्य उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों से ले सकते हैं। तो मूल उपबंध जो है, मूल उपबंध, इसमें आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी। लेकिन क्या हुआ,
इस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। ठीक है, और इस संबंध में ना अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इन जो संशोधन हुए हैं, इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। यानी कि 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है तो 10 वर्ष के ही लिए बढ़ाया जाएगा, है ना। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है। अब एक चीज और, अब राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में ये माना गया था कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति जो होता है सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब इस संबंध में क्या हुआ, बाद में एक संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74(1) में ये बात स्पष्ट की गई कि मंत्रिपरिषद की सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ठीक है, ये संशोधन हुआ। तो क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि ये जो संशोधन हुआ है, इसमें केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई है। अब देखिए व्याख्याएं, यानी कि संविधान की जो व्याख्या है ना, इसको लेकर हमेशा से ही न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद की स्थिति पैदा होती रही है, आज भी होती है। ठीक है, संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। अब इस तरह जो है टकराव पैदा होते हैं। इन टकराव पैदा होने की स्थिति पर संसद को जो है संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रामाणिक सिद्ध करना पड़ता है। अब प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों के अपने अपने तरीके की व्याख्या करती हैं, और ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। देखिए, कई बार ना संसद जो है इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती, और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो 1970 से 75 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां जो है उत्पन्न हुई। अब देखिए, न्यायपालिका और अधिकारों है ना से संबंधित जो अध्याय है, हमने इसमें जो है संसद और न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांतों से लेकर, है ना, संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। और इसी प्रकार ना निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे और संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच हमेशा विवाद उठा है। 1970 से 75 के बीच के काल को देखें तो संसद ने जो है न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए हैं। तो हमेशा जो है ये स्थिति पैदा होती रहती है। ठीक है, एक चीज और याद रखना यहाँ जरूरी है, इस दौर में यानी कि 1970 से 75 में भारतीय राजनीति में बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसलिए हमारा जो संवैधानिक इतिहास है वो पूरे तौर पर इस काल की राजनीतिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है। और अगले वर्ष जो है स्वतंत्र भारत की राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी जब हम अगला चैप्टर देखेंगे। अब देखिए, राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन, यानी कि तीसरा। बहुत से संशोधन ऐसे हैं ना जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। अब देखिए, इसके जो है एक अर्थ में ये कहा जा सकता है कि ये जो संशोधन है वो राजनीतिक दर्शन यानी कि उस समय के तत्कालीन यानी कि है ना उस समय के और समाज की आकांक्षाओं को सहमति जो है करने के लिए जो है किए गए। अब वास्तव में देखा जाए तो 1984 के बाद जो किए गए अनेक संशोधन है इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बात और जो है पिछले प्रश्न को अगर याद करें कि गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए। अब इस प्रश्न का उत्तर ये है ना कि इसमें से कई संशोधन के पीछे व्यापक आम सहमति जो है वो काम कर रही थी, और राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों का आकार लेते देखते हैं। तो संशोधनों के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत जो है दल बदल विरोधी कानून यानी कि 52वां संविधान संशोधन से हुई। दल बदल के बारे में जो है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है ना। तो दल बदल विरोधी कानून जो है 52वां, ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु देखिए 21 से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए 61वां संविधान संशोधन हुआ। और 73वें और 74वें में आप सभी को पता ही है कि
नगर पंचायत और ग्राम पंचायत संशोधन किए गए, है ना। और इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा को बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। अब आप ये देखिए कि 1992 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित जो संशोधन पारित हुए इनको करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। ये तो थे भाई आम जनता के मुद्दे और इसमें जो है सहमति थी। अब विवादास्पद जो है, जो विवाद की स्थिति में जो है संशोधन किए गए, इन्हें भी देख लीजिए। अभी मैं रिसेंटली आपको एक जो है किसान बिल वाला मैटर बताऊं तो ये विवादास्पद, सरकार जो है बैकफुट पे इसको आना ही पड़ा क्योंकि ये जो है किसान विरोधी कानून था, है ना। तो इस संशोधन को भी हम जो है एक विवादास्पद संशोधन में ले सकते हैं। देखिए, हमारी अब तक की चर्चा की भावना जो है पैदा नहीं होनी चाहिए हमें कि संविधान संशोधन में जो है करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद पैदा नहीं हुई। भाई जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे विवाद तो हो रहे हैं और सच्चाई ये है कि 70 से 80 के दशक में ना इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीतिक के दायरों में जो है भारी बहस छिड़ी। 1971 से 76 के काल में विपक्षी दल जो थे इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका क्या मानना था? उनका मानना ये था ना कि इन संशोधनों के माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में पार्टी है, वो संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। और इस संबंध में 38वां, 39वां, 42वां संविधान संशोधन है जो है विशेष रूप से विवादास्पद है। अब जून जो है 1975 में देश की आपातकाल की घोषणा हुई, ठीक है। और ये 3 संशोधन जो हुए ना वो इसी पृष्ठभूमि से निकले हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करूँ तो देखिए, ये जो संशोधन है ना आपात के काल में हुए संशोधनों में सबसे पहला था। यानी कि भारतीय संविधान में जो 38वां संशोधन था ये जो है 22 जुलाई 1975 को पास हुए इस संशोधनों के द्वारा जो है क्या हुआ कि न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया, है ना। और इसके लगभग 2 महीने बाद ना संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। इस संशोधन में क्या हुआ? ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद को जो है बनाए रखने के लिए किया गया था, ठीक है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर चुका था, लेकिन इस संशोधन ने जो है न्यायपालिका से प्रधानमंत्री पद का नियुक्त जो है व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया। समझ रहे हैं ना आप? और इस संशोधन के अनुसार ना प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा गठित कमेटी ही कर सकती थी। अब आप ये देख लीजिए। तो आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। फिर हुआ 40वां, 41वां संविधान संशोधन। अब इसके जरिए जो है कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन भी कर लिया गया, ठीक है। और इसी संशोधन के कारण ना संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था और इसके जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिए गए, है ना। यानी कि जो अगर विवादास्पद की स्थिति बताऊं 42वें संविधान संशोधन की, तो इसका मतलब ये था 42वें संविधान संशोधन में जो विवाद की स्थिति पैदा हुई थी कि मौलिक अधिकार की तुलना में राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसको वरीयता देना। अब भाई ये कहाँ तक पॉसिबल है? अब इस प्रावधान के कारण ना किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। और इसके साथ ही इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरीके से बौना कर दिया, देखिए। और वहीं पे विधायिका को अपार शक्ति दे दी गई, है ना। ये चीजें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आप ये जो है तीनों समझ गए होंगे। तो देखिए, जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और ये 3 संशोधन जो है इस पृष्ठभूमि से निकले थे, है ना, निकले थे। और इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो वास्तव में जो है संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो है एक बहुत बड़ा जो है संशोधन था। इसे जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसने जो है संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब देखिए, एक प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी, है ना। यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा
की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अब आपने मूल कर्तव्यों के बारे में तो अवश्य पढ़ा होगा। उन्हें संविधान के इसी संशोधन से तो जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही न्याय की जो है न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये कहा जाता है ना कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि इन संशोधन के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और 53 अनुच्छेदों में जो है परिवर्तन किए गए। और जब जो है ना ये संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दल के बहुत से सांसद जेल में थे। और इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस की हार हुई और नई सरकार जो थी इसने जो है विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें, 42वें संविधान संशोधन को जो है इसमें परिवर्तन किया और उसमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया। और इन संशोधन के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे संविधान की मूल, ठीक है, संविधान की मूल संरचना और उसका विकास। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें गाइस। अपने जो है दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दिया करिए, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।